स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई मेंस 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सेकंड लेक्चर। ठीक है, एक लेक्चर इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, अब मैं दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो जेई मेंस 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी के साइड पे ही जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी का तरीके से ही तुम्हारे नीट में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा 4 मई को, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी इसी से पूछे जाएंगे जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों को ही कौन बना रहा है, दोनों को ही एनटीए बना रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, इसमें मुझसे कहा गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और सिग्मा क्या दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मुझसे दोनों का क्या पूछा है, बीटा अपॉन अल्फा की डायमेंशन पूछा है। एक बात देखो, अगर ये दोनों ऐड हुए हैं तो दोनों ऐड क्यों हुए हैं, दोनों ऐड होने का सीधा मतलब ये है कि अल्फा लैम्डा की डेंसिटी किसके बराबर होगी, बीटा सिग्मा के बराबर होगी, तभी ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो पाए हैं। क्योंकि अगर सेम डायमेंशन होती है तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर देखो मैं बीटा को ऐसे ही रहने दूं, अल्फा को नीचे ले जाऊं, तो यहाँ क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन सिग्मा बचेगा। ठीक है, जहाँ लैम्डा क्या होता है, देखो अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, ये था एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ बीटा अपॉन अल्फा करूँ तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल और यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो Q से Q कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एल स्क्वायर और नीचे बचेगा एल। तो अगर मैं यहाँ डायमेंशन देखूंगा तो बीटा बटे अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, एल के। और एल में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसमें ठीक होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे दे रखा है, मुझसे क्या पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, कितने सेकंड पर, 0.05 सेकंड में क्या पूछिए मुझसे, डिस्टेंस पूछिए। तो देखो अगर मैं इसमें ग्राफ में देखूं, मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, मुझे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ये 200 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये 2 सेकंड में बढ़ के 400। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर t=0 पर मैं देखूंगा तो कितनी दे रखी है, 200। अगर मैं फार्मूला लगाऊं, S= फार्मूला क्या होता है, S= फार्मूला होता है ut + हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 200 पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, देखो इस क्वेश्चन में मैं एक्सेलरेशन जानता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर इसका स्लोप देखूंगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 200, समय कितना हो गया, 2 - 0। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 200 में से जब 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उठा के क्वेश्चन में रख दो, इनिशियल वेलोसिटी 200, ठीक है, और टाइम कितना है, 0.5 को क्या लिख दिया, 1/2 + हाफ, ये हो गया 100, और टी स्क्वायर मतलब देखो 0.5 का स्क्वायर, जिसे हम 1/2 लिख चुके थे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100, और इसे जब देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 100, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5। तो यहाँ जो मेरा आंसर आया वो आया 112.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट, देखो ये भी किसका है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, सेकंड डायमेंशन का क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया है। तुमसे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फंक्शन दे रखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट A/B/C/D, इसकी डायमेंशन बताओ। तो सबसे पहले हर किसी की अलग अलग डायमेंशन निकाल लो। एक बात याद रखो, साइन के साथ में कुछ भी हो, या कॉस के साथ में, या टैन के साथ में, कॉसिक के साथ में, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर, यानी कि ए की डायमेंशन एक्स के बराबर। एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होगा, एल। बी की डायमेंशन भी किसकी बराबर होगी, एक्स का, और एक्स भी क्या है, एल। सी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CT², टी स्क्वायर की क्या हो गई, टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, एल के। तो यहाँ से अगर मैं सी की डायमेंशन निकालूंगा तो एल, ये नीचे जाएगा टी स्क्वायर, और ऊपर लेंगे तो क्या आएगा, LT-2। और डी क्या है, डी सिंगल है, और इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, एल के, यानी कि डी की डायमेंशन किसके बराबर है, एल के। अब सारी की डायमेंशन इसके अलावा रख दो। ए की डायमेंशन देखो क्या रखी मैंने, एल, बी की भी क्या रखी, एल, सी की क्या रखी, सी की रखी मैंने LT-2, क्या लिखी हुई है देखो, LT-2 अपॉन डी की क्या है, एल। तो एक एल से एक एल कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास में डायमेंशन बची L²T-2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है
मुझे रेशियो बताना है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छे। देखो दो चार्जेस दे रखे हैं और मासेस भी दे रखे हैं। अब क्या करूं, देखो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लगाऊं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है 1/4πε0। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखूंगा तो वो होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो FE अपॉन FG, FE अपॉन FG, तो FE क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और FG क्या हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया तो 1/4πε0 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको अगर हम लोग देखो इधर लिखें तो ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ Q1 Q2 और नीचे बचेगा 4πε0 G M1 M2, ठीक है। ये रेशियो तुमसे पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 4 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है और बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। ये तो सभी को पता होना चाहिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए, सभी लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वॉल्यूम चेंज इज जीरो। एक बार बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में अगर वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, जीरो, यानी कि पहले का यही हो जाएगा। दूसरा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में, ठीक है। क्यू का क्या हो जाएगा, थर्ड। नो हीट अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज, और ये कौन सा प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें दे रखा है एस में, वर्क डन इज इक्वल टू द गिवन हीट, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू के। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा यू क्या होगा, जीरो, और डेल्टा यू किस में जीरो होता है, आइसोथर्मल में, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका ये है। अगर हम इसमें लगाएंगे सभी ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, मेरे पास में एक डीसी सर्किट दे रखा है और आर दे रखा है, तुमसे क्या पूछा है, स्टडी स्टेट। एक बात सोचो सर, एक बात सोचना, अगर स्टडी स्टेट कहे, स्टडी स्टेट का मतलब है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम में जो मेरे पास में ये इंडक्टर है, वो इंडक्टर एक वायर की तरह काम करेगा, ऐसे वायर की तरह काम करेगा स्टडी स्टेट में। लेकिन अगर t बराबर जीरो में कहता तो ये किसकी तरह काम करता है, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर ओपन t इक्वल टू जीरो कहता तब तो इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर इसने स्टडी स्टेट कहा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस जीरो, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह का। अब करंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर बी अपॉन आर, बी कितना दे रखा है 12, और देखो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो यही रेजिस्टेंस बचा, और ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 12। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 एम्पियर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है, हॉट वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, विस्कोसिटी कम होगी किससे, कोल्ड वाटर से। अगला देखो स्टेटमेंट सेकंड, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज मोर देन द ड्रॉप ऑफ वाटर। ये बिल्कुल गलत है। सरफेस टेंशन जो होगी ना, सरफेस टेंशन वो सरफेस टेंशन होगी जो सोप बबल की, वो कम होगी किससे, ड्रॉप ऑफ वाटर से, ड्रॉप ऑफ वाटर से, ठीक है। इसमें कहा है इज मोर देन, ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, द की सो इन द फिगर t इजकल टू जीरो, t इजकल टू जीरो पर जैसे ही मैं इसे बंद किया, तो देखो उस समय क्या होगा, क्या पूछा गया है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, ठीक है। तो अगर मैं इनकरेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ, सबसे पहला करंट इन द सर्किट इज जीरो, t इजकल टू जीरो पर, नहीं, t इजकल टू जीरो पर तो इसमें करंट फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, देखो अगर जैसे ही मैं इसे बंद करूंगा उसी समय जो ये कैपेसिटर है, ये किसकी तरह काम करेगा, वायर की तरीका, बिल्कुल उल्टा होता है। एक चीज़ ज़रा ध्यान रखो, ठीक है, जो बच्चे हैं थोड़ा ध्यान रखो। सबसे पहले क्या, मैंने एक कॉइल बनाई, ठीक है, कॉइल बनाई और एक तरफ मैंने लिया एक कैपेसिटर। अब देखना, अगर मैं कहूँगा t इजकल टू जीरो पर जो ये कॉइल है
वो काम करेगी ओपन सर्किट की तरीका, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा? कैपेसिटर सीधे वायर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं स्टडी स्टेट कहूँगा, ठीक है, अगर मैं स्टडी स्टेट कहूँगा, स्टडी स्टेट बोलता हूँ, तो स्टडी स्टेट पर इन दोनों की कंडीशन देखो। स्टडी स्टेट पर ये जो कॉइल है, ये इंडक्टर है, वो काम करेगा वायर की तरीका, और ये काम किसकी तरह करता है? ओपन सर्किट की तरीका। तो जैसे ही मैं t=0 कहा तो ये वायर की तरह काम करेगा और इसमें करंट फ्लो होगा, और इसमें कहा है करंट इज 0, यानी कि यही इनकरेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे? ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, मेरे पास में एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला है, जिसका मास m है, जो रोल कर रहा है डाउन की तरफ, वहाँ से कहाँ पर? रेस्ट पर, वो भी किस वेलोसिटी से? v1 ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री। और दूसरी वेलोसिटी, दूसरा जो v1 वेलोसिटी से आया और 45 डिग्री एंगल पर किया, तो कितना? v2। देखो एक बात समझो, क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर ये नीचे घूमते घूमते कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तब, और 30 डिग्री है तब। 45 डिग्री है तो वेलोसिटी v2 और 30 डिग्री है तो वेलोसिटी v1। सीधा फार्मूला देखो, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, अगर कोई चीज़ रोल करते हुए नीचे आ रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, तो जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है b = 2gh/1 k² जहाँ k क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब देखो सेम ही चीज़ है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी चीज़ सेम है, r भी सेम है, और हाइट भी क्या है? दोनों की हाइट क्या है? सेम है। तो इसमें सब कुछ तो सेम है, तो जो वेलोसिटी क्या रहेगी? वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंगल पर वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो जो v1 की वेलोसिटी होगी वही v2 की वेलोसिटी होगी, तो दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा? दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए गिवन इक्वेशन। देखो मुझे EM वेव की इक्वेशन दे रखी है और तुमसे क्या पूछा है? मैग्नेटिक की। ठीक है, नीचे देखो मैग्नेटिक की। तो एक बात हम लोग फार्मूला जानते हैं कि C बराबर जो होता है, C बराबर फार्मूला होता है E0/B0। अगर मैं यहाँ से B0 निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा? E0/C। क्या हो जाएगा? E0/C। तो E0/C सब में है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर जो भी ये कॉस के साथ में जो भी एंगल है वो वही रहने का है। यहाँ पर देखो सेम एंगल है, सही है, सेम एंगल है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए? साइन आ गए, तो ये दोनों गलत। साइन तब आते जब यहाँ भी साइन होता, तो यहाँ भी क्या रहते? साइन। EM वेव से पूछा गया, EM वेव से नीट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक पूछा गया है, वहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, एक बात हम लोग जानते हैं क्या, कि E×B का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के। क्यों? क्योंकि E×B हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और वैसे भी मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? EB sin थीटा। एंगल क्या होता है? अच्छा, एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एंगल होता है 90 डिग्री। सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है E×B एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EB sin थीटा। एंगल क्या होगा? 90, यानी कि E.B। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट देखूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम किससे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। अगर राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो हम लोग अगर इसका यूनिट वेक्टर देखें, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर मेरा पहला वाला ये बन जाएगा। देखो यूनिट वेक्टर इसका ये बन जाएगा। और देखो हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे जानते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आए? 0 के बराबर आए। डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा? EB cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0। तो वो कौन से ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन फर्स्ट में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया सेल्फ इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो सेल्फ इंडक्शन भैया वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है और मीडियम पर भी डिपेंड करता है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड कर जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे कह रखा है अगले क्वेश्चन में
4 ऑप्शन A B C D इनमें से, और फिर सही हमको चूज़ करना है कौन कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम एक एक की बात कर रहे हैं। उसने कहा है अमीटर में कितना करंट हो, 2 एम्पियर। तो ये मेरा क्या है, अमीटर है, ये मेरा क्या है, अमीटर। इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट के लिए देखो B मुझे दे रखी है, सबसे पहले मैं R इक्विवेलेंट निकालूँ। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। और पैरेलल का अगर मैं रेजिस्टेंस लूँगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2। और ये 2 इसके साथ में कैसे हो जाएगा, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, 6 कितना आ जाएगा, 6। करंट का फार्मूला क्या होता है, B कितना है मेरा, 12। B कितना है मेरा, B है मेरा 12, और करंट कितना आया, 6, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अरे इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया निकल के, 6 आया। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में करेंगे तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 इसके साथ कैसा है, सीरीज़ में। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। और I इक्वल टू क्या होता है, B/R। B कितना दे रखा है, 12/6 कितना आया, 2। तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, नेट रेजिस्टेंस इज 8 ओम। नहीं भैया, नेट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया है, 6 ओम। तो ये तो मेरा गलत हो गया। ठीक है। सी में देखो, इसमें क्या है, वोल्टेज अक्रॉस BC। ठीक है, इस B से C में वोल्टेज कितना होगा, सर B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। देखो यहाँ पर करंट कितना आया, 2 एम्पियर। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस यहाँ उतना रेजिस्टेंस यहाँ। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट आधा आधा डिवाइड होगा, यानी कि इधर जाएगा 1 एम्पियर और इधर भी जाएगा 1 एम्पियर। अब इसमें करंट आया 1 एम्पियर, I की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस कितना है, 4 एकम 4 वोल्ट, यानी कि C भी क्या है, सही। तो A और C और B जिसमें ना हो वो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। सही है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है टाइम पीरियड ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मास है 10 ग्राम, ऑसिलेटिंग इन वाटर, डेंसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइम पीरियड, एक बात याद रखो, सीधा सा फार्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पानी के अंदर है और इसको नीचे फोर्स दिया जाए तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 2π √m अपॉन ρGA। ए क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब सारी वैल्यू उठा के रख दो, 2π ऐसे ही। सर मास की वैल्यू रखी जाए 10 ग्राम, 10 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 10 इंटू 10 की पावर -3। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3। जी की वैल्यू 10। एरिया लेंगे, देखो एरिया यहाँ पर कितना है, एरिया देखो लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर -4। अरे सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर -2। जब मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 2π √ ये आ गया 1 अपॉन, यहाँ बच रहा है 10,000। लो अब तो और भी सरल हो गया, चलो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, 2π ऐसे ही, 10,000 का कितना आएगा, 10,000 का आएगा 100, और 2 से काटूंगा तो आंसर क्या आएगा, π/50। ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। यहाँ पर वैल्यू रख देना, आंसर मेरा ये आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये जानो। एडियाबैटिक कांस्टेंट जो मेरा होता है वो होता है गामा, यानी कि गामा की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 3/2। इससे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है T/B की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट। अगर हम इसे लिखें, ठीक है, इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, T1/B1 Γ-1 बराबर T2/B2 Γ-1। T1 कितना था, T1 देखो कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन। वॉल्यूम पहले B कितना है, 3/2 - 1 बराबर T2 निकालना है। वॉल्यूम कितना हो गया पहले का, B/4 अपॉन
3/2 -1। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, देखो 3/2 में से जब -1 घटाऊँगा या डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर आएगा b की पावर 1/2, ठीक है, जिसे हम √b भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पर देखो ऊपर करूँगा तो ऊपर भी b की पावर 1/2, लेकिन 4 का अंडर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो b की पावर 1/2 से b की पावर 1/2 कटा। अगर मैं यहाँ से t2 की वैल्यू निकालूँ तो t2 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 546। आंसर किस में आएगा, केल्विन में। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन 4 मेरा जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे ये कहा गया है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्पेयर ऑफ रेडियस आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सच दैट द इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन अदर ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेयर ऑफ। देखो मुझसे ये कहा गया है मेरे पास में एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, एक स्पेयर पर यहाँ पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मुझसे कहा गया है कि यहाँ से इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, कुछ मैंने डिस्टेंस मान ली, कितनी मान ली, x डिस्टेंस मान ली। उसने कहा दूसरी सरफेस से जो इसकी इमेज मिले वो भी कहाँ मिले, वो इतने ही डिस्टेंस पर मिले जितनी उधर डिस्टेंस है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ से रेज ऐसे जाए और जाने के बाद रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल, और फिर जाके यहाँ पर रेस ऐसे मिलेगी। और इसका अगर मैं नॉर्मल देखूँगा तो वो नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता था, अगर ऐसे कोई चीज़ होती तो इसमें का फार्मूला होता था, क्या होता था, μ2/b माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो वेलोसिटी कहाँ पर देखो कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो फाइनल b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ, अगर यहाँ क्या रखता हूँ मैं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर बचा 0 माइनस μ1, भैया बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ। तो इसकी जगह रखा 1/u इजकल टू, ठीक है। μ2 की जगह अगर हम लोग रखेंगे, μ2 की जगह क्या रखेंगे, μ2 की जगह μ माइनस बाहर क्या है 1/r। तो अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकालें ना तो u की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, r/μ-1, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल। मेरे पास 16 क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है फोर्स दे रखा है, तुमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो देखो सिंपल सा एक चीज़ याद रख लेना इस क्वेश्चन में, इससे पहले मैंने जब कराया था तो उसमें भी एक वर्क डन का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता इसमें भी वर्क डन का क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे लगता है अगर इस हिसाब से वर्क डन पूछा गया है तो नीट में तो वर्क डन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। नीट में वर्क डन पूछेगा, वो भी बहुत सरल तरीके से नीट में वर्क डन पूछ लेगा। हम लोगों ने कहें देखो वर्क डन का फार्मूला सीधा होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आई और जे है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या कर दिया, dxi प्लस dy/j, ठीक है, dxi प्लस dy/j कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ और करी गई, x किसके बराबर है, y के। अगर मैं फोर्स में जो मेरे पास फोर्स दे रखा है इसमें अगर y की जगह x रखूँ तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4i और यहाँ हो जाएगा x की, देखो क्योंकि यहाँ पर y की जगह x रखूँगा तो x की पावर 4i और यहाँ पर क्या हो जाएगा x² इंटू जे। और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx और dy के टर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, dxi प्लस dy/j के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और लिमिट कितनी दे रखी है x की, 0 से 2। अगर मैं x की पावर 4 का करता हूँ तो क्या आएगा, x की पावर 5/5 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में, देखो y है यहाँ पर तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं y का, या मैं यहाँ पर पहले y रखे रहने देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया 32 अपॉन नीचे क्या हो गया 5, यहाँ पर क्या हो गया प्लस 8/3, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 136/15। दूसरा ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से क्वेश्चंस कराए भी जाते हैं और आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में एक रेडियस है 20 सेंटीमीटर की, उसमें से मैंने उठा के इधर का हिस्सा निकाल दिया, तो बताओ कितना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हुआ होगा। देखो अगर मैं इसको सबसे पहले 0,0 ले लिया, ठीक है, अगर 0,0 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं देखो इसका सेंटर ऑफ मास लूँ, बताओ इसका जो काटा है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो देखो इधर क्या बचेगा, इधर ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी 2.5, ठीक है, वो ही सॉरी 2.5 सेंटीमीटर है। अच्छा तो इधर बचेगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 15, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरी डिस्टेंस क्या हो गई 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास लूँगा, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा 15,0। देखो अगर मैं ऐसे लूँगा तो इधर जाऊँगा तो यहाँ से देखो ये रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा 15, ये क्या आएगा 15,0, इसका सेंटर ऑफ मास जो मैंने रिमूव किया है। अगर मैं बड़े वाले का मास m मानूँ, तो ये छोटा वाला मास जो मैंने काट के अलग किया है इसका मास क्या होगा। देखो दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, डेंसिटी सेम है, और डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले का मास है m और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं, अब यहाँ पर क्या लगेगा एरिया लग जाएगा, जो भी इसका एरिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का क्या लगेगा एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब r कितनी है यहाँ पर 20, r कितनी है यहाँ पर 20, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m अपॉन पाई इंटू 20 सेंटीमीटर है, चलो बाद में लिख लेंगे, या लिख लो 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसकी छोटे वाले की डेंसिटी मास लूँ, इसका मास क्या ले लिया m डैश, एरिया क्या लिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴। दोनों की डेंसिटी क्या है सेम है, डेंसिटी सेम है तो बराबर कर दें, बराबर करेंगे तो यहाँ पर m अपॉन पाई, ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ करेंगे हम लोग तो क्या आएगा m डैश पाई 25 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁵, पाई से पाई गया, 25 से काटो, ठीक है, 25 से सबसे पहले 5 जा, और यहाँ पर क्या आया, ठीक है, फिर 5 से काटो तो कितना आएगा 16, यानी कि m डैश की वैल्यू जो आई वो पहले के मास से कितना हो गया m/16 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना ये x में, देखो ये भी x में चेंजमेंट हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी xcm की, उसका फार्मूला आता है सबसे पहले मास इंटू m1 x1 रिमूव हुआ है तो m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहाँ देखो पहले जो मास था वो कितना था मेरा m था, लेकिन सेंटर ऑफ मास ये क्या है 0, तो हटाओ 0 लग गया। फिर मास कितना हो गया पहले का m/16, ठीक है, m/16। x2 कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। m1 क्या है मेरा, पहले मास कितना है m में से क्या गया m/16 गया, तो ऊपर तो यहाँ 0 हो गया, तो ऊपर आया -15m/16, ठीक है, और नीचे करेंगे, नीचे भी आया क्या 15/16, देखो डिक्रीज करोगे 15m, दोनों कट गए तो आंसर क्या आया -1। तो कितने सेंटीमीटर शिफ्ट होगा -1, यानी कि जो मास था सेंटर ऑफ मास वो पहले यहाँ था, इसे काटने के बाद में 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मुझसे एक बुलेट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी तुमको दे रखी है, वो स्ट्राइक करती है किसी लेड से और इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि स्पेसिफिक हीट तुमको दे रखी है और तुमसे कहा गया है मास ऑफ लेड ब्लॉक इज हाफ ऑफ काइनेटिक ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट, ठीक है, m ग्राम देन 2m। अच्छा ये कहा गया है मास ऑफ लेड ब्लॉक
इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, ये फार्मूला हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी यूज़ हुई, तो पहले की हाफ यानी कि 125 की हाफ। एम की वैल्यू कितनी है, वही तो हमको निकालनी है। एस की वैल्यू दे रखी है 0.1, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 50। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5m और यहाँ पर क्या आया अपॉन 2, ठीक है। तो अगर यहाँ m की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 10। अपॉन 10 का मतलब हो गया 12.5, 12.5 किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर आंसर किसका पूछा था, जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, तो पूरे सब्जेक्टिव देखते हैं वो लोग। अगर 2m करेंगे तो कितना मास होगा, इसका मास होगा 25 किलोग्राम। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस लाएंगे, उनकी बात करेंगे अगले चल के। थैंक यू।